May I come in, sir? आइए। Good afternoon, sir. Good afternoon, sir. बैठिए। Thank you, sir. ग्रेजुएशन आपने किया है 2015 में, जी सर। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब से। जी क्या सर। किया है आपने? सर बीटेक किया मैंने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। बीटेक आपने किया है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। मैकेनिकल इंजीनियर आप हैं? सर मैंने डिग्री तो ली है। मतलब बस डिग्री ही ली है? सर प्रॉपर इंजीनियर तो नहीं कह सकते क्योंकि मैंने सर फील्ड में काम नहीं किया है, ना ही मैंने एमटेक किया है सर। पढ़ाई लिखाई तो किए हैं? जी जी सर, पढ़ाई किया है। कैसे आपका मन हुआ अचानक कि सिविल सर्विसेज को क्रैक किया जाए? सर सिविल सर्विसेज में आने का जो है बहुत पुराना सबकॉन्शियस माइंड में रहा होगा, उसी आधार पर सर दूसरों के लिए काम करना और जो इसमें फैसिलिटीज़ हैं उनको देख के ही मैं इधर आकर्षित हुआ था। भाई 2015 में आपने ग्रेजुएशन किया है और ये लगभग 1 दशक बीतने को है, 8 साल तो ही गए। जी सर। तो सर मैं प्रयास कर रहा था, दे भी रहा था, कई वर्षों से दे रहा हूँ मैं। पिछले साल इंटरव्यू भी दिया था, तो कुछ थोड़े थोड़े कमियों की वजह से रह जा रहा था सर। मुझे उम्मीद है कि इस बार हो जाऊँगा। कहाँ कौन कौन सी कमियाँ आपने ऑब्जर्व किया? सर एक लेखन शैली में थी, जो मैं थोड़ा ज़्यादा लिखता था, इस वजह से क्वेश्चन मेरे छूट रहे थे। प्रतिवर्ष जो है 1-2 क्वेश्चन छूट जाते थे। मुझे लगता है ये भी एक समस्या रही होगी। और ऑप्शनल पे जो है थोड़ा समस्या थी मुझे, तो मैंने उस पर भी काम किया, तो पिछले साल इंटरव्यू कॉल हो गए थे। इस बार तो फिर बल्ले बल्ले, आप सुना ही नहीं। जी सर, तो ये ज़्यादा सुखद लगा था सुन के सर। 5वां और 6ठा पेपर कैसा किया है आपने उत्तर प्रदेश स्पेशल? मैंने सर खुद ही पढ़ा उसको किताबों से। नहीं, कैसा हुआ पेपर? सर अच्छा हुआ। तो इस बार आप डिप्टी कलेक्टर बन जाएंगे? हाँ सर, प्रयास करते हैं। नहीं, क्या लग रहा है अंतर्मन? हाँ क्या सर, कह लग रहा रहा है? है, अनुभव अच्छा लग रहा है कि पेपर भी अच्छे हुए हैं, मॉक भी सही जा रहे हैं, तो लग रहा है कि हो जाएगा। तो पेपर अच्छा होना चलिए सिलेक्शन की तरफ ले जाता है। जी सर। लेकिन अच्छा डिप्टी कलेक्टर या डिप्टी कलेक्टर बनने के जी सर। जो गुण होने चाहिए जी जी, वो हैं आपके अंदर, और हैं तो कौन कौन से हैं? सर बिल्कुल हैं। मैं सर जो है वंचित वर्गों के प्रति सेंसिटिव हूँ काफ़ी। मेरे में जो है इंटीग्रिटी है। ठीक है। अब मैं जो है कंपैशनेट भी हूँ, और लीडरशिप क्वालिटी है मेरे में। तो ये सब मुझे लगता है कि ये सब क्वालिटी जो है एक डिप्टी कलेक्टर में होनी चाहिए। हालांकि यही सारी क्वालिटीज अभी जो आपसे पहले वाले कैंडिडेट थे जी सर, उन्होंने बताया कि उनके अंदर है। जी सर। फिर भी चलिए मान लेते हैं और आप बन भी जाते हैं। जी सर। तो डिप्टी कलेक्टर को ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता है क्या कहीं? जी सर, उपाम एक संस्थान है लखनऊ में। हाँ, 6 महीने की ट्रेनिंग होती है सर वहाँ पे। उपाम? जी सर। क्या मतलब है उपाम का? उत्तर प्रदेश एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। ठीक है। जी सर। कौन है इसकी डायरेक्टर? सॉरी सर, अब इस डायरेक्टर कौन है ये नहीं पता सर। अच्छा, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के चेयरमैन का नाम तो पता ही होगा आपको? जी जी, श्री संजय श्रीनेत जी। अच्छा, कौन अपॉइंटमेंट करता है इनका? चेयरमैन का सर राज्यपाल महोदय करते हैं। मुख्यमंत्री की क्या भूमिका होती है? सर कैबिनेट की सिफारिश जो है राज्यपाल को की जाती है, और उसी आधार पर जो है राज्यपाल नियुक्त करते हैं। ठीक है। कब गठन हुआ इसका? लोक सेवा आयोग का सर लोक सेवा आयोग तो मतलब 1919 के तहत ही जो है स्थापित किया गया था, लगभग 1926 में। और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कब स्थापित हुआ एग्जैक्ट सर इसकी जानकारी? उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के बारे में जानना चाहते हैं? सर सॉरी सर, इसका कब गठन हुआ था एग्जैक्ट डाटा नहीं पता। तो संविधान के किस अनुच्छेद के तहत या किन अनुच्छेदों के तहत लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा आयोग की स्थापना होती है? सर जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ अनुच्छेद 315। एक अनुच्छेद ये पर्याप्त है? सर इसकी स्थापना के बारे में उसमें दिया गया है, अनुच्छेद 320 में इनके कार्यों के बारे में दिया गया है। हाँ।
और जो अनुच्छेद है उसमें सर इनकी सदस्यों की नियुक्ति और कैसे हटाने की प्रक्रिया, इन सब के बारे में वर्णन है। क्या उद्देश्य है? ये सर भारत में जो है मेरिट प्रहरी का पद्धति हो, ये संस्थान। सूत्र वाक्य क्या है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग का? सर सॉरी सर, याद नहीं कर पा रहे हैं, पर मैं एक अनुमान लगाना चाहूँगा, जो वहाँ पे जाते समय लिखा हुआ है सीलम परम भूषणम सर, ऐसे। ना वो तो कुछ और लिखा है। सॉरी लोक सेवा आयोग का लोगो? सर लोगों के बारे में भी जानकारी नहीं। ठीक है सर। अभी ऑप्शनल तो हट गया, कंपलसरी पेपर से ही है सब। जी सर। और एक मेजर रोल एथिक्स के पेपर का है। जी सर। एथिक्स के पेपर में कौन कौन सी ब्रांचेज हैं, मतलब सब डिवीजन कैसे हुआ है एथिक्स के पेपर का? सर एथिक्स पेपर में 7 यूनिट है, जिसमें जो सर कुछ विषय जो है साइकोलॉजी से लिए गए हैं, कुछ एथिक्स के प्योर एथिक्स से लिए गए हैं, कुछ जो है सोशल साइंस से लिए गए, जैसे कि जो अभिवृत्ति है, एटीट्यूड है, ये सोशल साइंस का पार्ट है, वहाँ से लिया गया। एथिक्स के कौन से पार्ट है? सर विश्व के विचारक हैं, भारत के विचारक हैं, जो इनके विचार हैं, फिलोसफिकल पोर्शन जो है एथिक्स के पोर्शन से लिया गया। नहीं, विश्व के विचारक ये तो हिस्ट्री की चीज़ हो गई, जो पहले हो चुके हैं उनके बारे में जानना। हाँ सर, उनके बारे में, और जो सिविल सेवा के मूल्य हैं, फाउंडेशनल वैल्यूज, उनके बारे में भी है। क्या क्या है फाउंडेशनल वैल्यूज सिविल सेवा के? सर ये पहला इंटीग्रिटी है, ऑब्जेक्टिविटी है, न्यूट्रलिटी है, नॉन पार्टीशनशिप है, कंपैशन है, स्पिरिट टू सर्विस है, ये सब सारे। इंटीग्रिटी किसे कहेंगे आप? सर जब व्यक्ति उच्च नैतिक मानकों को मानता हो और उसी अनुरूप व्यवहार करता हो और मतलब मनन करता हो, तो उसे इंटीग्रिटी कहते हैं। नहीं, मैंने एक सिविल सर्वेंट के रूप में इंटीग्रिटी का क्या अर्थ होगा आपके लिए? कि सर जो रूल ऑफ लॉ है उसका पालन किया जाए, वित्तीय ईमानदारी बरती जाए, सर संविधान का पालन किया जाए। सर एक और वो आता है एम्पैथी। जी सर, एम्पैथी। सिविल सर्वेंट में एम्पैथी होनी चाहिए। जी सर, एम्पैथी। एम्पैथी क्या है? सर एम्पैथी को अगर शाब्दिक अर्थों में देखें तो जो दूसरा व्यक्ति महसूस कर रहा है उसको स्वयं अपने ऊपर महसूस करना। तो इसका एक जो जनरल अर्थ ये है कि जो दूसरा व्यक्ति जिन परिस्थितियों से या जिन विचारों से जूझ रहा हो, उनको आप महसूस करके उनकी मदद करिए, ये सर एम्पैथी। एक दूसरा शब्द है सिंपैथी। जी सर, सिंपैथी। एम्पैथी और सिंपैथी में क्या अंतर है? सर एम्पैथी और सिंपैथी में सर गहराई का अंतर है। सिंपैथी जो है एम्पैथी से थोड़ी मतलब हल्की है। सिंपैथी में आप दूसरों के प्रति दया दिखाते हैं, लेकिन उसके वास्तविक मनोदशा से आप परिचित नहीं होते। वहीं एम्पैथी में आप जो है दूसरे व्यक्ति की मनस्थिति से परिचित होते हैं। नहीं, हिंदी में जो इनका अनुवाद करते हैं हम, जी जी, एम्पैथी के लिए आता है समानुभूति। जी सर। और सिंपैथी के लिए आता है सहानुभूति। जी सर। तो सहानुभूति और समानुभूति, जी सर, इन दोनों में अंतर एक्चुअली क्या हुआ? जो आप कह रहे हैं वही या कुछ और अंतर है? सर यही अंतर है कि जो सहानुभूति है उसमें हम दूसरे के कष्टों के प्रति या दुखों के प्रति दया दिखाते हैं, लेकिन उसकी वास्तविक मनोदशा को हम नहीं जान पाते हैं। लेकिन समानुभूति में हम जो दूसरा व्यक्ति है उसकी वास्तविक मनोदशा से परिचित होते हैं, वो कैसा महसूस कर रहा है हम उसको महसूस करने लगते हैं। सर यही एक जर्मन फिलोसोफर हुआ, विचारक हुआ है, जी सर, जिसने कहा है कि सिंपैथी इज वर्स्ट सेंटिमेंट। सिंपैथी, सहानुभूति, जी सबसे खराब भावना है, सेंटिमेंट है। जी सर। किस अर्थ में ये कहा जा सकता है, कैसे का, क्यों कहा होगा उसने? सर ये कहने का आधार ये होगा कि सिंपैथी में सर हम लॉजिक कभी कभी खो देते हैं, क्योंकि जो दया है वो थोड़ा हावी हो जाती है। तो मुझे लगता है इस सेंस में सर उन्होंने कहा होगा। सर एम्पैथी में लॉजिक रहती है कि उसमें भी खो जाती है? सर जो अगर एम्पैथी बहुत ज़्यादा हो तो सिचुएशन संभालने की बजाय व्यक्ति खुद व्यथित हो जाता है। कई मौक़ों पे देखा भी गया है कि कई सिविल सर्वेंट जो है, कहीं एक्सीडेंट हुआ या कुछ हुआ,
परिवार वाले रो रहे हैं, साथ में वो भी भावुक होकर रो रहे हैं, स्थितियां संभालने के बजाय वो भी भावुक हो गए। तो मुझे लगता है तो फिर एम्पैथी सम अनुभूति कैसे हुई जब तक रोएंगे नहीं? अगर उसके परिवार वाले रो रहे हैं जी सर, तो सिविल सर्वेंट को भी रोना चाहिए, तभी तो सम अनुभूति हुई। जी सर, सम अनुभूति सर होनी चाहिए। इससे आगे एक मूल्य है कंपैशन, वो भी होना चाहिए। तो कंपैशन में सर हमें उनकी मदद ज़्यादा जरूरी है। जो सिविल सेवा में समानुभूति का मतलब है कि हम उनकी समस्याएं जानें और उसके निराकरण के लिए मतलब जो भीतर से प्रतिबद्ध हो जाए। हाँ, माने एक सिविल सर्वेंट के लिए एम्पैथी के साथ साथ नियम के पालन की भी जिम्मेदारी है। जी सर, उस समय नियम क्या कहता है उसे क्या करना चाहिए, ऐसा है ना? जी सर, नियम, रूल ऑफ लॉ जरूरी है सर। एक मॉरल स्टैंडर्ड्स की बात एथिक्स में हम लोग करते हैं पढ़ते पढ़ाते समय, कि हम एथिक्स में नॉर्मली अच्छा और बुरा या उचित और अनुचित इसका निर्णय करते हैं। जी सर, ये उचित है और ये अनुचित है। जी सर, उसके मापदंड क्या है, कैसे हम जानते हैं कि ये उचित है और ये अनुचित है? सर इसकी एक एथिक्स में ब्रांच ही है जो इन शब्दों के अर्थ जो है तय करती है। मैं उस ब्रांच का नाम नहीं याद कर पा रहा हूँ, लेकिन वो लोग डिफाइन करते हैं कि किस एक्ट को जो है उचित कहेंगे, किस एक्ट को जो है अनुचित कहेंगे। उसी आधार पर सर इनका किसी भी निर्णय या विवाद का जो है निर्धारण होता है, ये अनुचित है या अनुचित है। इसमें मुख्यतः सर किसी देश के मूल्यों और जो है जो संस्कृति रही है। मैं दो विकल्प देता हूँ जी सर, और आपकी राय जानना चाहूँगा कि दोनों में से कौन विकल्प ज़्यादा सही है। जी सर, एक सिचुएशन है जिसमें उचित अनुचित का निर्णय आपको लेना है। जी सर, एक तो ये हो सकता है कि कानून क्या कहता है, जी, नियम क्या कहता है, उसी के आधार पर जो नियम के साथ है वो उचित है, जो नियम के साथ नहीं है वो अनुचित है। जी सर, एक विकल्प हो गया। जी, दूसरा विकल्प यह है कि किस निर्णय में लाभ ज़्यादा है, पब्लिक वेलफेयर किस में ज़्यादा है। जी सर, तो वेलफेयर को निगाह में, रिजल्ट को निगाह में रख करके निर्णय दे दिया जाए कि ये उचित है और ये अनुचित है। जी सर। आप सिविल सर्वेंट के रूप में इनमें से किस विकल्प को चुनना पसंद करेंगे? सर मैं एक सिविल सर्वेंट के तौर पे डिओन्टोलॉजी या टेलियोलॉजी के जो है मार्ग, जो दोनों एक्सट्रीम है, उनके ना जाके इनके बीच का रास्ता निकालना चाहूँगा सर। कोशिश बीच कर का रास्ता कोई सूझता है आपको? बिल्कुल सर, नियमों के तहत भी कार्रवाई हो सकती है और कंपेशन और इनके आधार पर नियमों में थोड़ी ढिलाई भी हो सकती है। तो ये बीच का रास्ता है सर, मुझे लगता है। डिओन्टोलॉजी और टेलियोलॉजी जी सर, के बीच का कोई रास्ता बताएं, उसको क्या नाम देंगे आप? सर मध्यम प्रतिपदा कहते हैं, जो महात्मा बुद्ध की फिलॉसफी रही थी। महात्मा बुद्ध तो एथिक्स के बारे में थोड़े कह रहे हैं यार। ऐसा कोई विचारक हुआ है जिसने बीच का एक रास्ता सुझाया हो? सर मुझे ये सर मैं ये जानता हूँ कि कांट जो है डिओन्टोलॉजिस्ट थे। अब मीडियम सर वाला, सॉरी सर मैं पढ़ा नहीं हूँ इसके बारे में। हाँ, बेंथम मिली ये लोग टेलियोलॉजिस्ट हैं। हाँ जी सर, ये तो ठीक है, तो आपने अच्छा पढ़ा है। जी सर। कोई ऐसा भी है क्या जो बीच का रास्ता चुनता है? सॉरी सर मैं पढ़ा नहीं हूँ, मैं कोशिश कर। अरिस्टोटल का नाम सुना है? सॉरी सर, अरस्तु का नाम? जी जी जी, हाँ सर उन्होंने भी दिया है। उनकी एक थियरी है, थियरी ऑफ गोल्डन मीन। यस सर, यस याद है। क्या कहती है वो? वही कि हम दो मतलब अति विचार के बजाय मध्यम रास्ता अपनाएं। थियरी ऑफ गोल्डन मीन उसने एथिक्स के लिए भी कहा है। जी सर, यस। सो एज ए सिविल सर्वेंट जी सर, आप ठीक से पढ़िए अरस्तु को। ठीक है सर, मेरा अवसर ज्योग्राफी था। आप कुछ पूछे। थैंक यू। आज का जो दिन है, आज की जो तिथि है, yes, क्या वो ब्रेल लिपि का से कुछ संबंध है? यस मैम, उससे कोई संबंध है उसका? जी, आज जो है विश्व ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है सर। इसी दिन मैम मतलब इसी दिन जो है ब्रेल लिपि की आविष्कार हुआ था, जो व्यक्ति देख नहीं सकते उनको पढ़ने लिखने के लिए। ठीक है, ये बताइए कि ये दीनदयाल अंत्योदय योजना क्या है?
दीनदयाल अंत्योदय योजना में जो समाज के सबसे पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लाभ के लिए उनको जो है मुख्य धारा में लाने के लिए चलाई गई है सर मैम। किस तरह? उनको जो है पीडीएस योजना और टीपीडीएस योजना और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, इन योजनाओं के माध्यम से जो है राशन भी प्रदान किया जाता है और सेल्फ हेल्प ग्रुप। हम सिर्फ अंत्योदय योजना की बात कर रहे हैं, दीनदयाल अंत्योदय योजना का मतलब इसमें कैसे? सेल्फ हेल्प ग्रुप के सहायता से भी इसमें हम काम करते हैं। तो उन्हें कैसे जोड़ेंगे? सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाया गया है, फिर मतलब 10 या 20 लोग महिलाओं का एक ग्रुप होता है। अच्छा। जिसमें उन्हें बहुत सारे स्किल्स पे काम किया जाता है, उन्हें प्रेरित किया जाता है दूसरे व्यापार और ये सब करने के लिए। अच्छा। छोटे छोटे व्यवसाय करने। इसका कोई मोटो है, कोई लक्ष्य है? अंत्योदय से बाहर आना, मतलब मैम यही जो मैं समझ पा रहा हूँ, गरीबी से बाहर आना, स्किल जो है डेवलप करना, यही नहीं। कुछ निर्धारित किया गया है कि कब तक क्या कैसे कुछ? सॉरी मैम, मुझे याद नहीं। ठीक है। ये बताइए कि घर के अंदर की जो दूषित हवा है उससे अभी एक वो आया कि 32 लाख जिंदगियां छिन गई। जी। तो ये कैसे, घर के अंदर की दूषित हवा कैसे जो इतनी हानिकारक सिद्ध हो रही है? मैम ये इंडोर पोल्यूशन जो है भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अधिक है, क्योंकि वहाँ पे एलपीजी जो है, एलपीजी का उपयोग कम है और ईंधन की लकड़ी और गोबर और इन सब का उपयोग होने के कारण और सही वेंटिलेशन नहीं होने के कारण वहाँ पे इंडोर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है। तो इस वजह से जरूर मृत्यु हुई होगी। तो इनके जो प्रमुख कारक हैं वो क्या हैं? जैसे क्या नहीं यूज करना चाहिए जिनकी वजह से ये? मैम इन्हें एलपीजी सिलेंडर यूज करना चाहिए, मतलब एलपीजी की तरफ बढ़ना ये तो चाहिए, लेकिन क्या नहीं करना चाहिए? जो हम इन लकड़ी यूज करते हैं उनके उपयोग को अवॉइड करना चाहिए मैम। और साथ में जो अभी आधुनिक तरह से वेंटिलेशन है उन पे काम करना चाहिए। हमें याद है मैम, गांव में बहुत सारे ऐसे घर हैं जहाँ वेंटिलेशन की सुविधाएं। आपने लकड़ी का नाम तो लिया, लेकिन जो सबसे हानिकारक है आप उसका नाम ही नहीं ले रहे। गोबर में मैम, मैं यही सोच पा रहा हूँ। फिर कोयला क्या है, मिट्टी का तेल क्या है? हाँ, कोयला और मिट्टी का तेल भी है मैम, इनसे भी खाना बनता है। ज़्यादातर जो मैंने देखा है वो इन्हीं पे बनता है, तो मैंने इसलिए। ये बताइए कि जैसे शक्ति मिशन है जी मैम, इस तरह की और कितनी योजनाएं हैं जो हमारे गवर्नमेंट ने दी हैं? मिशन शक्ति के अलावा महिलाओं के लिए अन्य योजनाएं। मिशन शक्ति में क्या है? मिशन शक्ति में नारी स्वावलंबन, नारी सुरक्षा और नारी सशक्तिकरण के थीम के आधार पे महिलाओं को सशक्त करने के लिए चलाई गई है उत्तर प्रदेश की स्कीम। बनारस में क्या कोई विद्रोह हुआ था या कोई विद्रोह रोका गया था स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान में? हाँ, ऐसा कुछ। मैम स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान तो नहीं याद है, अभी हाल फिलहाल में कुछ नहीं, हाल फिलहाल नहीं, आप इतिहास ही बताइए। मैम बनारस में मैं कोई विद्रोह याद नहीं कर पा रहा हूँ, सॉरी। ईस्ट इंडिया कंपनी से जुड़ा हुआ कुछ बनारस का इतिहास? हाँ, वहाँ के बनारस स्टेट जो था, वहाँ के राजा थे, उनको जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का समर्थन प्राप्त था। और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद भी जो है उसी क्षेत्र से जुड़े हुए थे। और मैम यही मैं जान रहा हूँ इसके बारे में। और उन्होंने बनारस स्टेट के तहत ही गाजीपुर में अफीम फैक्ट्री खोले थे, वो है ईस्ट इंडिया कंपनी का ही था। ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दिया गया था, तो राजा चेत सिंह ने विद्रोह किया था। जी मैम, सॉरी मैम, याद नहीं है। बनारस की पौराणिकता बताइए। सर बनारस को जो है दुनिया का सबसे पुराना शहर माना जाता है। और यहाँ पे जो है हिंदू और मुस्लिम और जो है जैन धर्म और बौद्ध धर्म, इन सभी धर्मों के जो है स्थल मौजूद है। और इन सब धर्मों में भी इनका महत्व रहा है। इस वजह से सांस्कृतिक और धार्मिक रूप से काफ़ी महत्वपूर्ण है। साथ में बिहार के पास स्थित होने के कारण इसकी व्यापारिक क्षमता भी बहुत है। और गंगा का मैदान होने के कारण आसपास के क्षेत्रों में इसका आर्थिक महत्व, मतलब कृषि के रूप में भी इसका महत्व है। अभी
पर्यटन की दृष्टि से जी। इकोनॉमी पे क्या असर पड़ा है बनारस का, जब से कॉरिडोर बन गया, तमाम सारी गतिविधियां हुई, तमाम सारे चेंजेस आए? जी मैम, तो वहाँ पे अभी विश्वनाथ कॉरिडोर बना है, इसके अभी जो है दीपावली पे वहाँ पे जो है दीपोत्सव महोत्सव भी मनाया। इकोनॉमी पर क्या असर पड़ा? मैम राजस्व में वृद्धि हुई है इन सब गतिविधियों से, जो वहाँ पे लोकल एम्प्लॉयमेंट है उसमें वृद्धि हुई है। साहित्य में योगदान बताइए बनारस का। मैम मैं मुंशी प्रेमचंद जी को याद कर पा रहा हूँ, वो बनारस के ही थे। उन्होंने जो है उपन्यास के बहुत सारे उपन्यासों की रचना की थी मैम। और कुछ? और मैम मुझे साहित्य से मतलब परिचय नहीं है मेरा ज़्यादा। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना के बारे में बताइए, किसने किया, कैसे किया? मैम पहले CHS के रूप में एनी बेसेंट जी ने इसको 1898 ईस्वी में स्थापित किया था। बाद में माननीय मदन मोहन मालवीय जी के समर्थन से इसको 1916 में BHU की स्थापना की गई थी। मदन मोहन मालवीय जी का पूरा नाम क्या था? पंडित मदन मोहन मालवीय। पूरा नाम बताइए। महामना पंडित मदन मोहन मालवीय मैम, यही मैं जानता। सॉरी मैम, मैंने इतना ही पढ़ा। पंडित महामना मदन मोहन मालवीय। जी मैम। महामना की उपाधि उन्हें किसने दी थी? सॉरी मैम, मुझे याद नहीं है। महामना शब्द पहले भी कभी सुना आपने? मैंने मैम उन्हीं के नाम में ये सुना था। ठीक है। अच्छा, राम मंदिर के वास्तुकार कौन है? मैम सॉरी मैम, मुझे याद नहीं आ रहा है, लेकिन सोमनाथ करके मैम उनका नाम है, याद नहीं। सोमनाथ तो इसरो के डायरेक्टर हैं। जी, वो चेयरमैन। जी सर। हम्म। सोमपुरा में सर कुछ नाम ऐसे है। आपका साहित्य में रुझान है? मैम इस तरह से तो ऐसा ध्यान नहीं दिया, कभी कोई पुस्तक नहीं पढ़ी है मैम साहित्य में। ठीक है। कोई मूवी देखा आपने हाल फिलहाल? यस सर, 12th फेल देखा। उससे क्या प्रेरणा मिली? कि व्यक्ति को अपने लक्ष्य पाने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए और छोटी मोटी बाधाओं से परे जो मुख्य लक्ष्य है उस पर ध्यान देना चाहिए। आप अपनी 3 विशेषताएं बताइए और 3 खामियां बताइए। मैम मेरे में परजर्वेंस है। मैं किसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए चाहे जितना समय लगे प्रयासरत रहता हूँ। दूसरा, मैं सेंसिटिव हूँ थोड़ा वंचित वर्गों के लेके, तो इनके लिए जो हो सकता है मैं करने को प्रेरित रहता हूँ। मैम मेरे में इंटीग्रिटी भी है, तो ये मुझे लगता है कि ये मेरी जो है अच्छाइयाँ हैं। और भोजन पे नियंत्रण थोड़ा मेरा कम है, तो ये मुझे लगता है कमी एक है मैम। एक ही कमी? और भी टाइम मैनेजमेंट में थोड़ा मुझे लगता है कि दिक्कत है, लेकिन उस पर मैं काम कर रहा हूँ, तो अभी वो सही हो रहा है। मैंने 3 कहा था। यस मैम, अभी मैं 2 ही सोच पा रहा हूँ मैम। भोजन पर अनियंत्रण ये 10 कमियों के बराबर है। यस सर। अच्छा, आप हमें राष्ट्रगान सुना सकते हैं? हाँ सुना सकते हैं मैम, खड़ा होकर सुनाना पड़ेगा। ठीक है। ठीक सर। थैंक यू मैम। CAA यस सर। चर्चा में फिर से है? जी सर। क्या कारण है? सर अभी किसी नेता ने कहा है कि चुनाव से पहले इसको लागू कर दिया जाएगा। किसी नेता ने कहा है? जी सर, जहाँ तक मैं याद कर पा रहा हूँ किसी मंत्री ने कहा है कि इसको जो है लोकसभा चुनाव से पहले लागू कर दिया जाएगा। तो क्या अभी तक ठंडे बस्ते में रहा? 2019 के बाद 4 साल तो हो गए पूरे। हाँ सर, अभी तक ठंडे बस्ते में था क्योंकि इसका जो है विरोध प्रदर्शन हो रहा था। अभी चुनाव है तो हो सकता है इसका कुछ पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन की वजह से इसे अभी लागू किया जा रहा हो। अच्छा, पढ़ना लिखना अभियान 2020 पढ़ा है आपने? क्या है? सॉरी सर, मैं पढ़ा नहीं उसके बारे में। ठीक है। उत्तर प्रदेश की
महिलाओं से संबंधित 4 योजनाओं का नाम बता दीजिए। सर पहला है कन्या सुमंगला योजना है, भाग्यश्री योजना है, मिशन शक्ति योजना है और सामूहिक विवाह योजना भी है सर। उत्तर प्रदेश के 4 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम। 4 स्वतंत्र सर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे, लाल बहादुर शास्त्री जी भी थे और जो है अशफाकुल्ला खां जी भी थे, राजेंद्र लाहिड़ी जी भी थे। लाहिड़ी जी उत्तर प्रदेश थे, बंगाल के थे? सर उस समय जो है वो बंगाल का ही भाग था सर, ये अधिकांश भाग जो है बंगाल में ही शामिल था, उत्तर प्रदेश का बंगाल प्रेसिडेंसी में ही शामिल था। नहीं, प्रेसिडेंसी बंगाल थी, लेकिन ये तो अवध एंड आगरा प्रांत के नाम से जाना जाता था। हाँ, बाद में बना था अवध एंड आगरा प्रांत, पहले उत्तर पश्चिमी प्रांत था, सीमांत प्रांत था, फिर इसको नाम अवध एंड आगरा किया गया था। क्या है उत्तर प्रदेश की उम्र? सर इसका आधुनिक नाम जो है 24 जनवरी 1950 को मिला था, तो इस आधार पे जो देखें उत्तर प्रदेश तो 1950 से देख सकते हैं। उम्र इसकी कितनी हुई? 77 वर्ष। अभी हाँ 24 तारीख को 74 वर्ष हो जाएगा। यूपी नहीं देखा तो क्या देखा, ये यूपी टूरिज्म डिपार्टमेंट का एक स्लोगन है। जी सर। तो क्या लगता है आपको, यूपी देख ले तो फिर और कहीं जाने की जरूरत नहीं, इंडिया समझ में आ जाएगा पूरा? हाँ सर, ये टैगलाइन के पीछे का मकसद ये है कि जो भारत में डाइवर्सिटी मिलती है उससे मिलती जुलती डाइवर्सिटी यूपी में भी देखी जा सकती है, चाहे वो धार्मिक मामलों में हो, टूरिज्म के क्षेत्र में हो। मतलब यहाँ पे ऐतिहासिक टूरिज्म भी है, धार्मिक टूरिज्म भी है, सांस्कृतिक टूरिज्म भी है, रूरल भी है, मेडिकल भी है। और जो यहाँ पे जो निवासी है ये भी जो है पूरे भारत में जितने लोग हैं वो भी मिल जाएंगे। यहाँ पे तमिलियन भी हैं और जो गुजरात। चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर के जी सर फिर हो हल्ला शुरू हो गया है। जी सर। क्या कारण है? सुप्रीम कोर्ट का सर नियुक्ति के बारे में एक निर्णय आया था, उसी के आधार पे सरकार ने नए नियम बनाए हैं निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए। तो इनकी नियुक्ति जो एक हाई पावर कमेटी करेगी, जिसमें प्रधानमंत्री भी होंगे और प्रधानमंत्री द्वारा नियुक्त एक कैबिनेट मंत्री होंगे और लोकसभा में विपक्ष के नेता होंगे या सबसे बड़े दल के नेता। ठीक है, तो कंट्रोवर्सी क्यों हो रही है? कंट्रोवर्सी सर इसमें है कि जो 3 लोग हैं हाई पावर कमेटी में, इसमें से 2 लोग सरकार के होंगे। तो विपक्ष का मानना है कि ये जो रेशियो ठीक नहीं है, रेशियो को सही करना चाहिए। इस पे नियुक्ति पे जो है विपक्ष का कोई कंट्रोल नहीं रहेगा। तो कंट्रोवर्सी सर इसी बात पे है। लोग आपको क्या लगता है, विपक्ष ठीक सोच रहा है? सर मेरा मानना है कि अगर तीसरे व्यक्ति को कोई थर्ड पार्टी बना देना चाहिए था, उसमें सीजीआई भी रह सकते थे। सीजीआई नहीं अगर रखते तो किसी सिविल सोसाइटी या ऐसे थर्ड पार्टी किसी को रख सकते थे, किसी कार्यकर्ता को रख सकते थे, प्रसिद्ध कार्यकर्ता या विधि से जुड़े लोगों को रख सकते थे, कैबिनेट मंत्री को। या ये ज़्यादा मतलब विपक्ष के लिए भी सेटिस्फैक्ट्री होता इस आधार पे देखे तो। अभी तो 15वें वित्त आयोग का कार्यकाल चल रहा है। जी सर चल रहा है। कब तक चलना है? सर ये 2025 तक चलेगा। तो 16वें वित्त आयोग की चर्चा क्यों आ पड़ी? तो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति अभी की गई है। जी सर, उनका नाम कौन बने अध्यक्ष? नाम सर मैं नहीं याद कर पा रहा हूँ। अच्छा, यूपीआई पेमेंट को भी लेकर के अखबारों में आजकल खूब छप रहा है। जी सर। कुछ नए नियम बने हैं जो लागू होने हैं, यही 1 जनवरी से लागू हो गए बल्कि। जी सर। तो कौन कौन से नियम ये? सर यूपीआई के लिए जो मैंने नियम जो मैं याद कर पा रहा हूँ उसमें कोई अगर जो बैंक खाता अगर 1 साल से एक्टिव नहीं है या फिर केवाईसी नहीं हुआ है तो उनको जो है बंद कर देना है, उनको जो है निरस्त, उन खातों को निरस्त कर देना है। मैं यही याद कर पा रहा हूँ। क्या 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 किन खातों को निरस्त कर देंगे? जो पिछले 1 वर्ष से एक्टिव नहीं है, जिनमें कोई लेन देन नहीं हुआ है, उनको निरस्त करने की बात कही गई है। इस पर याद आया 42,000 करोड़ रुपया लावारिस बैंकों के पास पड़ा हुआ है।
जी सर। आइडिया है ना, एक ह्यूज अमाउंट है, 42,000 करोड़ रुपया। जी सर। तो अभी एक नियम बनाया है सरकार ने जी सर। इसको लेकर के। अभी तक ये था कि अगर कोई वारिस उसका नहीं है तो ठीक है, उसके खाते में पड़ा रहता था। जब कोई वारिस दिखाई पड़ता था, आता था, तो क्लेम करता था। जी सर। अब ये पैसा लावारिस जिन खातों में पड़ा हुआ है, आरबीआई के पास भेज दिया जा रहा है 10 साल बाद। हाँ, अगर 10 साल तक पड़ा रहता, 10 साल तक पड़ा रहा तो आरबीआई के पास चला जाएगा। जी सर। फिर उसको लेना है तो फिर आरबीआई में क्लेम अपना दाखिल करना होगा। जी सर। क्या कारण है इसका? सर इसका कारण जो मैं सोच पा रहा हूँ ये है कि जो पड़ा रहता है क्या है था बैंक अकाउंट में, बैंकों के पास ही तो था। आरबीआई में ये क्यों ट्रांसफ़र कर रहे हैं इस पैसे को? सर आरबीआई में ट्रांसफ़र करने की मैं जो कारण समझ पा रहा हूँ कि जो लेन देन जिसमें जो है जो फर्जी लेन देन होते हैं या फिर जो हवाला और इन सब के पैसे होते हैं, ये इनको जो है अनटच्ड रह जाते हैं। ये ऐसे ही सालों साल पड़े रहते हैं। बाद में जो है जब सारे मामले ख़त्म हो जाते हैं तो लोग उतारने का प्रयास करते हैं। वैसे सर ये जब आरबीआई के पास ये ट्रांसफ़र हो जाएगा तो एक फाइनेंशियल उत्तरदायित्व जो है तय करने में मदद। कब से ये नियम लागू होंगे? सर सॉरी सर, मैंने इसके बारे में। चलिए ठीक है। उत्तर प्रदेश का सबसे अमीर आदमी बता दीजिए कौन है? सर कानपुर के घड़ी जो है, घड़ी जो वॉशिंग पाउडर बेचते हैं, ज्ञान चंदानी जी है शायद सर। पूरा नाम क्या है? सॉरी सर मुझे याद नहीं है पूरा नाम, लेकिन ज्ञान चंदानी जी पहले स्थान पे हैं, उनके भाई दूसरे स्थान पे हैं। चलिए एक अंतिम सवाल, उत्तर प्रदेश का सबसे दबंग जिला बता दीजिए कौन सा है? सॉरी सर? उत्तर प्रदेश का सबसे दबंग जिला। दबंग मतलब सर किस सेंस में? दबंग का मतलब दबंग भाई, जैसे माफियागिरी के आधार पर बता दीजिए। माफियागिरी के आधार पे तो सर ऐसे तो पूर्वांचल के जो जिले को ले सकते हैं हम। गाजीपुर को भी कुछ लोग कहते हैं, कुछ लोग आजमगढ़ को भी कहते हैं। प्रयागराज की कहानी खत्म हो गई? अभी तो सर खत्म ही हो गई लगभग। ठीक है, विश यू बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। थैंक यू। मैं कमिंग सर? आइए। क्या लग रहा है, कैसा हुआ इंटरव्यू? बैठिए। सर ठीक लग रहा है। बहुत सॉरी, बहुत जगह बोलना पड़ा मुझे। सारी बोलिए, वो तो ठीक ही है। हम तो कहना चाह रहे थे कि और सारी बोलिए। अच्छा। कुछ ऐसे सवाल थे जिनका उत्तर आपको नहीं आता था, लेकिन आप उत्तर देने की कोशिश कर रहे थे, फंस रहे थे उसमें। अच्छा। जितना सारी बोलना पड़े बोलिए, क्या हर्ज है? ठीक है भाई देखिए, आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता है तो फंसने फंसाने से बढ़िया है कि सारी बोलिए। सारी बोलना भी उत्तर देने के समान माना जाता है, उससे एकदम मत घबराइए। ठीक है। ठीक है, बाकी आपका व्यक्तित्व तो अच्छा है, उसका लाभ उठाने की कोशिश करिए। करेंट अफेयर वगैरह ये 10-5 मुद्दे हैं जो चर्चा में रहते हैं, उसी पर इंटरव्यू लगभग फोकस होता है। एक करंट अफेयर के क्वेश्चन तो आउट है ना, रोज अखबार में छप रहे हैं, रोज चर्चा हो रही है। उन्हीं में से 10 मुद्दे छांटिए और तैयार कीजिए। बाकी तो कहाँ से क्या पूछ लिया जाए उसके लिए तैयार रहिए, सारी बोलने के लिए नहीं आता है तो। ठीक है, तो अखबार खूब ठीक से पढ़िए। ठीक है सर। बाकी जो अपने हाथ में होता है इंटरव्यू का फर्स्ट मिनट, उसको और मजबूत कर सकते हैं। फर्स्ट मिनट में एंट्री, अभिवादन और ये बैठना। जी सर। इस 1 मिनट में बिल्कुल एनर्जेटिक दिखना चाहिए आपको, लगे कि उत्साहपूर्वक आप आ रहे हैं इंटरव्यू देने के लिए। तो मुस्कुराते हुए आए सर? देखिए, मुस्कराना तो हम मना करते हैं, कृत्रिम तरीके से मुस्कराना बड़ा कठिन काम है। स्माइलिंग फेस मतलब तनाव रहित हो। तनाव अगर ना हो आपके चेहरे पर, जैसे भी थे वो ठीक था। हाँ, ओवरऑल कॉन्फिडेंट दिखे। तनाव रहित रहिए, बस इतना होता है। तरोताजा दिखिए, नींद भरपूर लिए रहिए, पानी वानी पी करके आइए, ठीक, उसमें क्या हर्ज है। बाकी सिटिंग पोस्चर वगैरह आपका बिल्कुल ठीक है, बातचीत ठीक कर रहे हैं, कुछ ऐसा बहुत फ्ला नहीं दिख रहा है।
बस वही है। क्वेश्चन में थोड़ा कंफ्यूज नहीं ठीक है, क्वेश्चन में कंफ्यूज होना वो सब चलता है, वो एक अलग बात है, लेकिन आप अच्छे से दे रहे थे भाई। मैडम के क्वेश्चन का में जवाब देने में कंफ्यूज हो जाना तो स्वाभाविक है, लेकिन बोर्ड को कंफ्यूज करने की कोशिश करना ये बुरा है। जी सर। जो नहीं क्लियर है उनको तो कहेंगे कि सर और मैम इस पर हम बहुत स्पष्ट नहीं। सर जैसे कुछ मुद्दों पे आप लोग बता ही दे रहे थे ज़्यादातर पॉइंट, तो थैंक यू आपको बोलना चाहिए, तो उसी को कंटिन्यू में कर रहा था, तो हो सकता है इसी में उसमें लगा। आपको एक बार थैंक यू बोल करके फिर कंटिन्यू कीजिए, जरूरत है तो। अच्छा नहीं जरूरत है तो बस ठीक है, छोड़ दीजिए, ठीक है, लेकिन थैंक यू कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए ठीक है सर। बोर्ड के किसी मेंबर को। एक आध हमने देखा है कि आई कांटेक्ट में थोड़ी सी आप कंजूसी कर रहे थे। अच्छा। हम पूछ रहे हैं तो हम ही को देख रहे हैं, हाँ मैडम पूछ रही हैं मैडम को, सर पूछ रहे हैं सर को। एक आध बार बाकी लोगों को ही इन्वॉल्व कर लीजिए, सबकी तरफ नज़र आपकी सर, ये जानी चाहिए। एक दो जगह और मौका दिया था, उन लोगों ने ये सजेस्ट किया कि जिनसे बात कर रहे हैं केवल उन्हीं को देखिए। हाँ, मैक्सिमम टाइम उन्हीं के साथ करना है, अच्छा लेकिन पूरा टाइम उनके साथ करना है ऐसा नहीं है। ठीक है सर। अगर आपको 1.5-2 मिनट 2.5 मिनट लगते हैं जवाब देने में, आधा मिनट का सवाल है तो कोई बात नहीं। तो ऐसी स्थिति में एक आध बार आप जो है इस तरह देखा। हाँ नज़र घुमा लीजिए, लगे कि सब लोगों को आप इन्वॉल्व किए हुए हैं, ठीक है ना? जी सर। ठीक है, विश यू बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, शुभकामना। थैंक यू मैम।